नमस्ते टू ऑल। इंट्रो प्लस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछली वाली क्लास में हम नाउन या संज्ञा शब्द की चर्चा कर रहे थे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, संज्ञा या पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण पिलर है। और जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर नहीं कर लेते, कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर लेते, आगे की व्याकरण सीखना, ग्रामर सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम ये नाउन की सीरीज चालू कर रहे हैं ताकि कंपटीशन की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी इससे लाभ प्राप्त कर सके। कोशिश यह करेंगे कि जितना ज्यादा संभव हो इसको आपको हिंदी से कोरिलेट करके, संस्कृत व्याकरण से कोरिलेट करके आपके कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की व्याकरण ऐसी है कि लगभग सभी विद्यार्थी उससे कहीं ना कहीं परिचित होते हैं, और अगर परिचित नहीं भी होते हैं तो भी उससे बड़ी आसानी से कोरिलेट कर पाते। पिछले वाले सेशन में हमने देखा था संज्ञाओं का वर्गीकरण, यानी नाउन्स के क्लासिफिकेशन देखे थे। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग व्याकरणविदों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग प्रयोजनों के लिए नाउन अर्थात संज्ञा का वर्गीकरण किया था। तो हमने देखा था यह वाला वर्गीकरण, जिसके अंदर नाउन को कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन के अंदर विभाजित किया गया था, और पुनः उसको भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन के अंदर विभाजित किया गया। अब पुनः आज की कक्षा में इस क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा दिया है, उसके बावजूद हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि व्याकरणविदों ने बार बार क्लासिफिकेशन को चेंज किया है, तो आज भी यह क्लासिफिकेशन चेंज होने लायक है, क्योंकि शब्दों की कैटेगरी या भाषा अपने आप में बहुत डायनेमिक होती है, गतिशील होती है, अर्थ के अनुसार, भावों के अनुसार और अर्थ विज्ञान की दृष्टि से, प्रैग्मेटिज्म की दृष्टि से उसकी गतिशीलता के कारण अलग अलग संदर्भों में जो शब्द की कोटियां है, उसका वर्ग है, उसकी श्रेणी है, वह बदलती रहती है। तो उसी प्रकार जो नाउन शब्द है या संज्ञा है, तो जो संज्ञा कहीं पे कॉमन नाउन होती है तो कभी वो प्रॉपर नाउन बन जाती है, कभी वही चीज कलेक्टिव नाउन बन जाती है, कभी कलेक्टिव नाउन एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है, कभी मटेरियल बन जाता है। तो यह वर्गीकरण या जो नाउन है ये इंटरचेंजेबल है, कभी एक से दूसरी कैटेगरी के अंदर, दूसरी से तीसरी कैटेगरी के अंदर अपने प्रयोजन के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार जाते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे आपको बताएं कि हैप्पीनेस है, तो अब इसका अपन हिंदी लिख लेते हैं प्रसन्नता। प्रसन्नता को हिंदी की दृष्टिकोण से देखें तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नहीं है, इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मतलब ये ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, ठीक है। इसको मात्र महसूस किया जा सकता है, ये एक प्रकार की भावना है। तो ये क्या हो गया? एक इंटेंजिबल क्वालिटी हो गई, इंटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त बात हो गई। लेकिन अगर यही चीज मैं बोल दूं स्माइल, अब जब इस तरह के सेंटेंस या शब्द हमारे सामने आते हैं ग्रामर के अंदर, तो कई जगह हमारे गच्चा खाए जाते हैं। अच्छी क्लासेस करने के बावजूद भी जब तक हमारा ये क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं होगा तब आगे का आपको कोई भी इसका टॉपिक पढ़िए, चाहे वो जेंडर पढ़िए, इसका नंबर पढ़िए, चाहे इसके नाउन्स के केस पढ़िए, तो वो आपको क्लियर तरीके से समझ में नहीं आएंगे। तो मेरा यही निवेदन है, भले इसके अंदर आपको समय ज्यादा लगे, लेकिन इस क्लासिफिकेशन को किस तरह ये इंटरचेंजेबल है, ये पूरा डायनेमिक्स जब तक आप न समझे इस क्लास से आगे ना बढ़े। या नाउन का कंसेप्ट भले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जब तक आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट ना हो, उस पर आपकी मास्टरी अच्छी न हो, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो बात कर लेते हैं स्माइल की। तो स्माइल अपने आप में देखो एब्स्ट्रैक्ट भी है, लेकिन अपन बोलते हैं तेरी एक मुस्कुराहट पे हमने दुनिया लुटा दी। तो यहाँ पे एक मुस्कुराहट हो रही है, दो हो रही है, तीन हो रही है। तो इस संदर्भ के अंदर जब हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो कंक्रीट हो जाएगा या मटेरियल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? स्माइल या हंसी एक तरह की भावना है, खुशी का भावना, और उस भावना को देखा नहीं जा सकता, लेकिन जब वो मुंह पे आती है और हमारी क्या कहते हैं मुंह पे वो मुस्कान ऐसे दिखाई देती है, तो उस मुस्कान को भले अपन कंक्रीट नाउन बोल सकते हैं कि हम उसे देख पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जो शब्द होते हैं, कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी के अंदर भी चले जाते हैं, कभी वो कंक्रीट नाउन के भी चले जाते हैं। अगला वाला आपको उदाहरण देके और समझाते हैं। इसी तरह का एक और इंटरचेंजेबल शब्द
जो अपनी गतिशीलता के कारण जाना जाता है या बहुत डायनेमिक तरीके से यूज होता है, वो हो गया है लव अर्थात प्रेम। तो ये क्या है, ये क्या कंक्रीट नाउन है? प्रेम को अपन देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। हाथ लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। उसको सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते। कंफ्यूज ना होना, देखना सुनना वो दृश्य का विषय है, सुनना शब्द का विषय है, लेकिन भावना का विषय नहीं। और यहाँ पे बात की जा रही है भावना की, ठीक है। जैसे ऑल, ठीक है। इस सेंटेंस को आप पुनः देखिए और गेस करने की कोशिश कीजिए कि कहां पे ये किस तरह से प्रयुक्त हो रहा है। देखिए इस सेंटेंस के अंदर जो लव शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस नाउन के रूप में हो रहा है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है कि ऑल वी नीड इज लव। क्या हमें सबको क्या जरूरत पड़ती है या हम सबको क्या आवश्यकता है? लव की। तो लव कोई देखने की चीज तो है नहीं, हमें उस भावना की आवश्यकता है जिसमें प्रेम हो, स्नेह हो, आनंद हो और सम्मान हो। ऐसा स्नेह हो जिसके अंदर कोई अनकंडीशनल हो, उसमें कोई प्रकार की शर्त ना हो, कोई बाध्यताएं ना हो, एक तरफा ना हो, दो तरफा हो। तो हमें ऐसा प्रेम चाहिए दूसरे से, हम ऐसी भावना की, इस तरह की फीलिंग्स की, इस तरह की थॉट्स की अपेक्षा करते हैं। उस संदर्भ के अंदर इस सेंटेंस के अंदर ये यूज हो रहा है, तो यह एब्स्ट्रैक्ट संज्ञा या भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी, क्योंकि यह अमूर्त प्रेम की बात की जा रही है, एक भावना की बात की जा रही है जो कि अमूर्त होती है। लेकिन शी इज वन ऑफ द लव्स ऑफ माई लाइफ, लेकिन जैसे वह महिला मेरे बहुत सारे प्रेमों में से एक है। जैसे मुझे किसी से प्रेम हुआ, 10 व्यक्तियों से प्रेम हुआ, प्रेमिकाओं से, और उसमें से कोई एक है, मैं कहीं पे जा रहा हूं और अपने साथ किसी व्यक्ति को बताता हूं कि वो अमुक अमुक स्त्री मेरे जीवन के प्रेम में से एक है, या कभी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो उसके ऊपर अपन क्या बोलेंगे? यहाँ लव्स का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रेम नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रेमिका या प्रेमी के संदर्भ में इस शब्द का यूज हो रहा है। तो इस सेंटेंस का भावार्थ क्या हो गया? वह मेरी बहुत सारे प्रेमी या प्रेमिकाओं में से एक है। तो यहाँ पे ये लव्स शब्द क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया या कंक्रीट नाउन हो गया, क्योंकि सामने किसी व्यक्ति को मैं इंगित कर रहा हूं कि वह मेरा प्रेम है, वह मेरा प्यार है, वह मेरा स्नेह है। तो उस व्यक्ति को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। वो अपनी इंद्रियों का विषय है, वो भावनाओं का विषय नहीं है, वो व्यक्ति है, कोई भावना नहीं है। तो इस संदर्भ में यह किस तरह से यूज किया जाएगा? यह कंक्रीट नाउन की तरह यूज किया जाएगा, यह मेटेरियल नाउन अपन इसको बोल सकते हैं। अब केवल यहां तक ही मामला सीमित नहीं है, कई बार इससे भी ज्यादा इसके अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवरराइडिंग हो जाती है, एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। एक दो उदाहरण आपको और देके समझाते हैं। देखिए अब ये दूसरा वाला एक और उदाहरण देखिए। इसके अंदर हमने लिखा है आस्क रितु टू राइट ए लेटर। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर नाउन क्या है। यह तो अपने आप में एक वर्ब हो गई और यह पूरा इन्फिनिटिव हो गया और यह पूरा एक अलग नाउन हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा नाउन बच रहा है, अपन बात करेंगे ऋतु नाउन की। और यहाँ पर भी कौन है? यहाँ पर भी ऋतु नाउन है दोनों सेंटेंस में। लेकिन इस सेंटेंस में अलग तरीके से नाउन प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस के अंदर जो कैटेगरी है वो नाउन की अलग हो जाएगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा हूं कि आप जाइए और ऋतु से बात कीजिए कि वो एक लेटर लिखे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके बात कर रहा हूं कि किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। तो व्यक्ति विशेष की ओर इंगित करने वाली संज्ञा कौन सी होती है? वो होती है प्रॉपर नाउन। किसी प्रॉपर आदमी को बात कर रहा हूं, व्यक्तिवाचक की बात कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बात कर रहा हूं कि आस्क द रितु, वो वर्क्स इन आवर ऑफिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूं कि हमारे ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऋतु नाम से काम करते हैं, मेरे साथ में या मेरे नीचे या हमारे कलीग्स हैं, उसमें से मैं एक ऋतु के बारे में बात करता हूं जो हमारे ऑफिस के अंदर काम करता है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि आस्क द ऋतु वो वर्क्स इन ऑफिस, यानी मेरी फैक्ट्री में भी ऋतु काम करती है, मेरे घर के अंदर भी काम करती है।
और मेरे कॉलेज के अंदर भी काम करती है और मेरे ऑफिस के अंदर भी रितु नाम से कोई काम करती है, तो मैं उसमें क्या बोलूंगा, आस्क द रितु वो वर्क्स इन आवर ऑफिस। तो यहाँ पे ये रितु क्या हो गया है, किसी स्पेसिफिक आदमी की ओर नहीं कर रहा है, ये कंक्रीट या कॉमन नाउन हो गया, यानी बहुत सारे व्यक्तियों को इंडिकेट करने वाला शब्द हो गया। इसी तरह देखिए रशिया शब्द क्या है, एक देश का नाम है, देश का प्रॉपर नाम हो गया, बहुत सारे देशों में से किसी एक देश का प्रॉपर नाम हो गया, तो प्रॉपर नाम को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। लेकिन रशियन को क्या बोलेंगे, रूस नामक देश के अंदर रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन सभी लोगों को सामूहिक रूप से हम रशियन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का कॉमन नाउन भी हो गया, कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ। कलेक्टिव नाउन क्यों नहीं हुआ उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो रशियन अगर हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। इस तरह का सेंटेंस का एग्जांपल देके मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाह रहा था कि जो नाउन की जो कैटेगरी है, ये संज्ञा शब्दों की अंग्रेजी भाषा में जो कैटेगरी है वो बहुत इंटरचेंजेबल है, बहुत ही गतिशील है। इसलिए नाउन को आइडेंटिफाई करते वक्त आपको यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि किसी भी सेंटेंस में वो जो शब्द है, संज्ञा शब्द है, वो किस तरह से यूज किया जा रहा है, किन संदर्भ में, किस रेफरेंस में यूज किया जा रहा है, तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले वाले अपने टॉपिक के ऊपर, जो है काउंटेबल और नॉन। तो अब हम अगला प्रकार देखेंगे, वो है काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जिसे काउंट एबल यानी जिसको काउंट किया जा सके, जिसे गिना जा सके या जिसकी गणना की जा सके। शुद्ध हिंदी में, शुद्ध हिंदी व्याकरण में इस काउंटेबल नाउन को बोलते हैं गणनीय संख्या, यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके। और इसका काउंटर पार्ट जो होता है वो होता है अगणनीय संख्याएं, यानी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को अर्थ हो गया जिसको गिना न जा सके। अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संख्या को अनकाउंटेबल नाउन भी बोलते हैं, नॉन काउंटर नाउन भी बोलते हैं और मास नाउन भी बोलते हैं। व्याकरण में, ग्रामर में इसे 3 नामों से इंगित किया गया है, अनकाउंटेबल नाउन, नॉन काउंट नाउन और मास नाउन। तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर हम आपको 3-4 चीजें बताएंगे जो आपको काउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई करते वक्त ध्यान रखनी है। ये इसके क्राइटेरिया हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कंक्रीट नाउन होते हैं जो मनुष्यों के लिए या वस्तुओं के लिए यूज किए जाने वाले कुछ ऐसे कंक्रीट नाउन हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन मान सकते हैं। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड क्या है, एक है, और बहुत सारे हो जाएंगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा। इसी तरह गर्ल है, तो ये एक वचन है लेकिन इसको काउंट कर सकते हैं ना, 1 है, 2 है, 3 है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है ना। एक है तो एक गर्ल, और बहुवचन बनाएंगे तो गर्ल्स हो जाएगा, एस या ईएस लग के इसमें बहुवचन बन जाएगा, इसका काउंट किया जा सकेगा। इसी तरह चेयर है, तो एक चेयर होगी तो अपन क्या बोलेंगे, चेयर, लेकिन जब बहुत सारी चेयर्स होगी तो अपन क्या बोलेंगे, चेयर्स। तो इसको भी अपने आप में क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है कि 1 चेयर है, 2 चेयर है, 3 चेयर है। इसी तरह हाउस है, तो एक कॉलोनी के अंदर एक हाउस है, ठीक है, लेकिन एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारे हाउस है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, यानी एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो हाउस शब्द होगा वो कंक्रीट नाउन होगा। और कौन सा कंक्रीट नाउन होगा, काउंटेबल कंक्रीट नाउन की कैटेगरी के अंदर वो चला जाएगा। इसी तरह डे है, तो आज का डे हुआ, संडे हुआ, मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे। तो दिनों को भी गिना जा सकता है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, और इसका भी बहुवचन बनाया जा सकता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। अगली कैटेगरी आप देखिए पाउंड यानी स्टर्लिंग, जो यूरोप के अंदर करेंसी चलती है, अपने भारत में जिस तरह रुपया चलता है, तो इसको भी गिना जा सकता है। 1 पाउंड है, 2 पाउंड है, 3 पाउंड है, और इसका भी बहुवचन बनाया जा सकता है। इसलिए इसको भी अपन कंक्रीट नाउन की श्रेणी के अंदर रखेंगे, काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखेंगे। इसी तरह पार्ट है, पार्ट्स भी हो सकता है। इसी तरह बिट्स यानी टुकड़े,
टुकड़ा, एक टुकड़ा भी हो सकता है, बहुत सारा टुकड़ा भी हो सकता है, अर्थात इसको गिना जा सकता है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अगला वाला कैटेगरी देखते हैं, कुछ ऐसे लेस कंक्रीट या थोड़े कम कंक्रीट टाइप की जो संकल्पनाएं होती है, कंसेप्ट होते हैं, उनको भी अपन इस काउंटेबल नाउन के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कोई इवेंट है, घटना है, तो अब ये कुछ ऐसा है कि ये बीच की श्रेणी में आता है, ना तो ये पूरा भावना का बोध करवाता है, ना पूरा इंसिडेंट का बोध करवाता है। जैसे अपन बोल सकते हैं एक इवेंट हुई, किसी के अंदर शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो एक इवेंट है, बहुत सारी इवेंट भी हो सकती है, इसका प्लूरल या बहुवचन बनाया जा सकता है। इवेंट्स लिख सकते हैं, बहुत सारी घटनाएं लिख सकते हैं। इसी तरह एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट की मात्राओं को, संख्याओं को अपन गिन सकते हैं कि आज के दिन में हमारे सिटी के अंदर 4 एक्सीडेंट हुए, तो उसको अपन गिन पा रहे हैं और इसका बहुवचन बना पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह हो जाएगा काउंटेबल नाउन। इसी तरह पोजीशन है, जैसे कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठा है, मंत्री की पोजीशन पे है या बड़े सेठ की पोजीशन पे है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो ऐसी पोजीशन भी एक हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, उसको भी गिना जा सकता है। कोइंसिडेंस है, व्हाट ए कोइंसिडेंस, जैसा हिंदी के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है व्हाट ए कोइंसिडेंस। तो एक कोइंसिडेंस हुआ तो उसको कोइंसिडेंस बोलेंगे, और जब इसको अपन बहुवचन बनाएंगे तो कोइंसिडेंसेस बोले। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि ये भी इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं हल्के हल्के कंक्रीट टाइप के, उनको अपन काउंटेबल नाउन की श्रेणी के अंदर रखेंगे। इसी तरह अगला वाला देखिए, कुछ अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे बहुवचन होते हैं जो अनियमित रूप से बनाए जाते हैं, यानी उसमें एस या ईएस लगा के उनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता या उन्हें इंगित नहीं किया जा सकता। ऐसे देखिए, जैसे चिल्ड्रन, जबकि इसका एक वचन क्या होता है, इसका चिल्ड्रंस नहीं कर सकते। अब आप देखिए वापस यहाँ पे, ये जैसे चाइल्ड है, तो अगर हमें एक वचन या एक बच्चे के लिए इंगित करना होगा तो अपन बोलेंगे चाइल्ड, और बहुत सारे बच्चों को इंगित करना होगा तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन, और 3 बच्चों को इंगित करना होगा तो क्या बोलेंगे, 2 चाइल्ड्स, 2 3 4 चाइल्ड। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, 2 3 चाइल्ड बोल सकेंगे क्या, नहीं बोल सकेंगे। क्यों नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर एस या एस लगाने का रिवाज नहीं है। तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो अनियमित रूप से इर्रेगुलर प्लूरल बनेगा, और ऐसी स्थिति में इसको यहाँ पे ये 2 या 3 इसके यहाँ पे नहीं लगेगा, 2 चिल्ड्रंस हो जाएगा। एक बच्चा होगा तो अपन क्या बोलेंगे, ए चाइल्ड वॉज स्टैंडिंग इन माई क्लास। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि 2 बच्चों को मैंने सजा दी, तो मैं बोलूंगा आई पनिश्ड 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस भी नहीं बोल सकूंगा, इसके आगे एस या एस का यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अनियमित रूप से बनने वाला, इरेगुलर तरीके से बहुवचन बनने वाला प्लूरल है। इसी तरह ऑक्सन, ऑक्सन को क्या बोलते हैं, ऑक्स बोलते हैं। ऑक्स यानी बैल या सांड जिसको अपन बोलते हैं, उसको एक वचन में बोलेंगे, या एक सांड होगा या एक बैल होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बैल। और बहुत सारे होंगे तो भी हिंदी के अंदर तो उनको बैल ही बोला जाता है कि बहुत सारे बैल आ रहे हैं, उसको अलग तरीके से इंडिकेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी में अपन बोलेंगे तो ऑक्स यानी एक बैल या एक सांड की बात कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी के अंदर जब हम उसको गिन के बहुत सारे बताएंगे तो उसमें बताएंगे ऑक्सन, तो इसके अंदर ऑक्सन नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एस या ईएस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इस तरह के जो इर्रेगुलर प्लूरल वाले श्रेणी के अंदर जो शब्द आते हैं उनके अंदर एस या ईएस लगा के नहीं बनाया जा सकता है। इनको जिस भाषा से, जैसे लैटिन से है या फ्रेंच से है, जर्मन से है, ये अलग अलग अंग्रेजी ने शब्द उधार लेके अपनी जो शब्दकोश बनाया है, तो वहां से इनके जो प्लूरल होते हैं या बहुवचन शब्द होते हैं अंग्रेजी के अंदर डायरेक्टली उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसलिए वहां पे एस या ईएस वाला एप्लीकेशन मतलब नहीं होगा, वहां पे इस तरह से यूज होगा। इसी तरह जो ये डाटा शब्द है, डाटा का मतलब हो गया आंकड़ा, सांख्यिकी, स्टैटिक्स। तो ये डाटा जो शब्द है ये इसको सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं। इसका जो बहुवचन होता है डेटम भी बोल देते हैं, कितने सारे DATUM डेटम बोल देते हैं। तो ये उनका अपने समझने के लिए, लेकिन जनरली इंग्लिश के अंदर ये प्लूरल रूप में ही माना जाता है। डाटा कोई एक तो होता नहीं, क्योंकि एक चीज का तो कोई डाटा बनता ही नहीं है।
चीजों का तो बहुत सारी चीजों का ही डाटा होता है कि भाई ये पूरे मैंने आज पूरे महीने के अंदर ये क्या क्या हिसाब किताब रखा, मेरा कितना मेरे को क्रेडिट हुआ, कितना मेरा डेबिट हुआ, कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसके पूरे लेखे जोखे के उसके पर्टिकुलर्स को अपन क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। तो एक डाटा तो होता नहीं, हाँ डाटाओं का वो जो आप बता रहे हो फ्रीक्वेंसी वो अलग चीज हो सकती है। इसी तरह माइस है, तो ये किसका प्लूरल है या किसका बहुवचन है? माउस जो होते हैं यानी चूहे होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे मिकी माउस है तो मिकी माउस एक माउस है इसलिए अपन उसको मिकी माउस बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे माउस हो गए तो अपन क्या बोलेंगे कि मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो रखे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? ए ग्रेट मेनी ऑफ माइस। उसमें माइसेज नहीं लगा देना आपको भी यहाँ पे, जैसे आप इसका प्लूरल बनाना चाहो, बहुवचन बनाना चाहो, तो कि एक चूहे से बहुत सारे चूहे बनाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे एस लगा देता हूँ, माउसेज है, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और अब आप ये चाहोगे भी यहाँ पर भी ये जैसे माइस है कि भी माइस बोलते हैं प्लूरल, तो अपन माइसेज लगा देते हैं, ऐसे एस लगा देते हैं, तो भी ये गलत माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये जिस भाषा से उधार लिए गए हैं, बोरो किए गए हैं, उसको एज इट इज यूज करना होता है किसमें? इररेगुलर प्लूरल्स के अंदर। तो इनको क्या माना जाएगा? सबको काउंटेबल नाउन माना जाएगा, क्योंकि इनको जैसे 10 मेरे क्लास में 10 चिल्ड्रंस बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं गिन सकता हूँ, 1 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इन चिल्ड्रन या बच्चों की संख्याओं को गिना जा सकता है। इसी तरह बेल है, एक बेल रोज हमारे घर पे रोटी खाने के लिए आता है, तो मैं गिन सकता हूँ 4 बेल आते हैं खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए, चारा खाने के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो गिनती की जा सकती है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञाएं। इसी तरह डाटा है, तो डाटा को क्या होगा? डाटा की 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, इस तरह उसको डाटा या डेटम को भी काउंट किया जा सकता है। इसी तरह माइसेज है कि भी बहुत सारे माउस हो रहे हैं घर के अंदर या बहुत सारे चूहे हो रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भी इन्फिनाइट संख्या के अंदर बहुत सारी अनंत संख्या में चूहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका लिमिटेशन होगा। तो ऐसी स्थिति में अपन उनको भी गिन सकते हैं। तो ये इरेगुलर तरीके से, अर्थात इरेगुलर का अभिप्राय हो गया कि बिना किसी नियम के अनियमित तरीके से चलने वाले प्लूरल या बहुवचन शब्द जो अंग्रेजी के अंदर यूज होते हैं, तो इनको अपन क्या मानेंगे? इनको मानेंगे काउंटेबल नाउन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरली यूज होते हैं, उनको अंग्रेजी भाषा में सिंगुलर रूप में या एक वचन रूप में प्रयुक्त किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे सभी शब्द जो हमेशा बहुवचन रूप में अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन सबको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब ये नाउन एस के साथ भी हो सकते हैं और बिना एस के भी हो सकते हैं। जैसे केटल हो गया, तो केटल का मतलब हो गया जानवर, और जानवर का यहाँ पे ऐसा अभिप्राय नहीं कि किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरे को केटल मिले, जिसे हम अपन बोलते हैं कि गांव में शाम के वक्त अपन जाते हैं तो गांव की ओर बहुत सारे जानवर आते रहते हैं, या सुबह सुबह आप कभी गांव में जाइए तो सुबह से गांव में से जानवर बाहर की ओर आते रहते हैं, तो अपन बोलते हैं कि मवेशी आ रहे हैं, तो अपन वहां पे मवेशी को जो यूज करेंगे तो वह प्लूरल रूप में ही होगा। अगर एक जानवर भी आ रहा है और अपन ये मवेशी कहना चाह रहे हैं, जानवर के रूप में इंगित करना चाह रहे हैं, तो अपन या तो ए एनिमल बोल सकते हैं, एन एनिमल बोल सकते हैं, या अगर केटल का यूज करना है तो केटल क्या हो गया? सिंगुलर और प्लूरल दोनों को अपने आप में इंडिकेट करता है, जानवरों को डिनोट करता है। ये क्या हो गया? ये अपने आप में एक प्लूरल है और काउंटेबल नाउन हो गया। इसी तरह वर्मिन, यानी जो वर्मिन होते हैं, वर्मी कंपोस्ट का आपने नाम सुना होगा, खेत के अंदर जो कीड़े होते हैं बहुत छोटे छोटे केचुए टाइप के, उनको वर्मिन बोलते हैं। तो उनको भी क्या हो गया? ये वर्मिन शब्द भी क्या है? अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा के रूप में ही सदैव प्रयुक्त होता है, एक वचन संज्ञा के रूप में इसका अंग्रेजी भाषा में यूज ही नहीं किया जाता। तो ये भी क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। इसी तरह ग्लासेज है, ग्लासेज हमेशा पेयर्स के अंदर होते हैं। एक ग्लास वाला क्या कहते हैं? पानी पीने का ग्लास होता है, एक ग्लास ये चश्मे वाला ग्लास होता है। तो ग्लास भी हमेशा पेयर्स के अंदर यूज किए जाते हैं, यानी एक या दो इसका जोड़ा होता है, एक इस आंख का होता है, एक इस आंख का जोड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में इसको भी ग्लासेज ही बोला जाता है हमेशा, और इसको काउंटेबल नाउन बोला जाता है। तो इसको अलग और इसको अलग, दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करते, इसको पूरा एक काउंट करते हैं। और ऐसे 2 पीस है, मेरे पास 3 पीस है, तो इसको काउंटेबल नाउन के रूप में इंडिकेट किया जाता है। इसी तरह बाइनोक्यूलर्स हो गया, जिसके अंदर वो अपन ऐसा लगा के दूर का देखते हैं, दूरबीन
उसको अपन क्या बोलते हैं, उसके अंदर भी दो जोड़े होते हैं, ऐसे एक इस साइड में होता है, एक इस साइड में होता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे बाइनाक्यूलर्स, क्योंकि उसके अंदर एक क्यूलर्स इधर लगा होता है, एक क्यूलर्स इधर लगा होता है, उसको कंबाइंड करके एक बाइनाक्यूलर्स मतलब उसका एक यूनिट माना जाता है। उसकी बहुत सारी यूनिट्स को अपन गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन बोलेंगे बाइनाक्यूलर्स इज ए काउंटेबल नाउन और ऑलवेज यूज्ड विद एस इन लास्ट। इसी तरह स्केल्स होता है, स्केल्स यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं जो अपन उसकी लंबाई चौड़ाई गिनते हैं, आपके ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारा उसको यूज किया जाता है। तो उसके अंदर एक स्केल के अंदर उसमें कोई एक मेजरमेंट तो होता नहीं, उसके अंदर इंचेज के अंदर, सेंटीमीटर्स के अंदर या उसके फीट्स के अंदर बहुत सारे उसके अंदर मेजरमेंट लिखे होते हैं। तो वो ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस, सदैव लगभग बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी तरह जींस जिसको अपन बोलते हैं या पेंट्स जिसको बोलते हैं, तो पेंट्स का होगा हमेशा बहुवचन होगा, क्योंकि पेंट के अंदर दो टांगों के लिए उसमें स्पेस होता है, दो टांगे डालने के लिए उसमें बनाया गया होता है स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर दो जोड़ा वाला हो गया और वो जोड़ा मिलके एक इधर टांग जाएगी, एक इधर टांग जाएगी और वो दोनों को कंबाइन करके एक पेंट या एक जींस का वो जोड़ा बनता है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको जींस ही बोलेंगे। ठीक है, उसके अंदर एस या ये सदैव लगा रहेगा। आपके पास एक पेंट हो तो भी आप उसको जींस ही बोलेंगे, और दो हो तो भी उसको जींस ही बोलोगे, तीन होगा तो भी उसको क्या बोलेंगे, जींस ही बोलेंगे। इसी तरह बिलोंगिंग्स यानी प्रॉपर्टी जितनी भी होगी, यानी मेरे से संबद्ध रखने वाली प्रत्येक वस्तु, जैसे ये बोर्ड मेरी बिलोंगिंग है, ठीक है, ये जो मार्कर पेन है वो मेरी बिलोंगिंग है, जिस मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं वो हमारी बिलोंगिंग है, पंखा लग रहा है वो बिलोंगिंग से, कंप्यूटर लग रहा है वो हमारी संपत्ति है। तो इन सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को एक बिलोंगिंग्स नाम से, बिलोंगिंग यानी जिससे बिलोंग करती है, जिसका स्वामित्व किसी के पास है, ऐसी चीज को या अधिकार किसी के पास है, उसको व्यक्त करने के लिए बोलेंगे बिलोंगिंग्स। तो इसके अंदर एस या एस लगा हुआ होता है, और केवल बिलोंगिंग लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, यानी इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया जा सकता है। इसी तरह क्लॉथ है, तो क्लॉथ के अंदर केवल ई लगने से अलग मामला होता है, एस या एस लगने से अलग हो जाता है। इसी तरह सराउंडिंग्स यानी इसके आसपास का जो वातावरण है, वातावरण के लिए अपन या परिवेश के लिए जिसका यूज करते हैं वो हो जाता है सराउंडिंग, और ये भी हो जाएगा काउंटेबल नाउन माना जाएगा। अगला वाला आपको दिखाते हैं, कुछ काउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिसको अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है। यहाँ पे ये थोड़ा मामला ट्रिकी, इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। कुछ काउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनको अनकाउंटेबल नाउन या मास नाउन या नॉन काउंटर नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है। अर्थात कुछ ऐसी गणनीय संख्याएं होती है, उनका अलग अलग संदर्भ के अंदर अगणनीय संख्या के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यह बोर्ड लकड़ी से बना है, तो लकड़ी को गिन सकते हैं क्या, लकड़ी के टुकड़ों को गिन सकते हैं, लकड़ी से बनी चेयर को गिन सकते हैं, लकड़ी के लट्ठे पड़े हैं उसको गिन सकते हैं, बांस को गिन सकते हैं। लकड़ी अपने आप के अंदर एक यूनिवर्सल चीज है, उससे बहुत सारी चीजें बनती है। लकड़ी से टुकड़ा भी बनता है, लकड़ी से जलाने की लकड़ियां भी बनती है, लकड़ी से कोयला भी बनता है। तो हम उसका टुकड़ा गिन सकते हैं, उससे बने हुए फर्नीचर गिन सकते हैं, या उससे बहुत सारी अलग अलग जो मॉडिफिकेशन करके हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी यूनिट को गिना जा सकता है। लेकिन लकड़ी अपने आप में एक यूनिवर्सल यूनिट मानी गई है। तो देखिए जैसे कि मेड ऑफ वुड, दिस बोर्ड इज मेड ऑफ वुड, यानी ये यहाँ पे क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, यानी इसको गिना नहीं जा सकता। लकड़ी है तो एक लकड़ी है, दो लकड़ी है, तीन लकड़ी है, तो इस तरह से इंग्लिश के अंदर इसको काउंट नहीं किया जा सकता। हिंदी में अपन प्रैक्टिकली अपने व्यवहार जगत में बोल सकते हैं, कभी एक लकड़ी देना, दो लकड़ी देना, चूल्हे में डालना है, तो इस तरह से यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर अपन बोले कि साइकिलिंग थ्रू वुड्स, यानी आई वो साइकिलिंग थ्रू वुड्स, यानी यहाँ पे वुड्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यह काउंटेबल के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पे यह लकड़ी का अर्थ दे रहा है, और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वुड्स, यानी वुड, इस वुड का मतलब तो हो गया लकड़ी, और उस वुड्स और एस या एस लगने पे क्या हो जाएगा, वुड्स यानी जंगल। क्या भाई, मैं मतलब जंगल में साइकिलिंग करता हुआ जा रहा था,
जंगल को पार करते हुए, साइकिलिंग करते हुए जंगल को पार कर रहा था। तो जंगल क्या होता है, एक विकारी शब्द होता है हिंदी के अनुसार, आपने देखा होगा, उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। इसीलिए उसी लॉजिक से यहाँ पे जो वुड है या जंगल के रूप में जो इसका प्रयोग हुआ है, भले ही ये शब्द वुड हो, लकड़ी हो, इसके अंदर एस या एस लगाते ही पहले ये काउंटेबल नाउन के अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये केवल वुड है तो ये काउंटेबल नहीं माना जाएगा, इसको अनकाउंटेबल माना जाएगा। तो ये आपको बताया गया है कि भी काउंटेबल नाउन को डील करते वक्त, उन्हें आइडेंटिफाई करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ आपको पैरामीटर्स बताए गए हैं, उन पैरामीटर्स को आप ध्यान में रख के कंपटीशन के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप लगभग अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, इसने आपके इंग्लिश के नॉलेज में वैल्यू एडिशन की हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने मित्रों के साथ। आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एज मच एज पॉसिबल वी ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।